नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं आज की यूपी की बड़ी खबरें। वाराणसी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश को टीबी मुक्त करने के लिए काशी से पंचायत अभियान की कल शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीबी को समाप्त करने के लिए अभिनव पहल करने वाले राज्य, केंद्र शासित राज्य और जिलों को भी पुरस्कृत करेंगे। यही भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की जाएगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में आयोजित सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इससे पहले मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्धारित समय से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के इलाज से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आह्वान किया था। मैं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को काशीवासियों और यहां आने वाले भक्तों की काशी विश्वनाथ धाम तक की राह सुगम करने के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखेंगे। करीब 5 घंटे के प्रवास पर आ रहे पीएम अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1780 करोड़ रुपए लागत की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर बनने वाले प्रदेश के पहले फ्लोटिंग चेंजिंग रूम का शिलान्यास करेंगे। गंगा स्नान के बाद चेंजिंग रूम में भक्त वस्त्र धारण कर सकेंगे। किसानों को फल व सब्जियों के निर्यात से जोड़ने के लिए करखियाओं में बनकर तैयार एकीकृत पैक हाउस को भी पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा राजघाट और महमूरगंज के सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास, शहर की सड़कों का सुंदरीकरण और 6 पार्क और तालाबों का पुनर्विकास के कार्यों को लोकार्पित करेंगे। भेलपुर जल संस्थान परिसर में 2 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र, कोनिया पंपिंग स्टेशन पर 800 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र, चांदपुर औद्योगिक स्थान के सुंदरीकरण के काम को भी काशी की जनता को समर्पित करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एटीसी टावर सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं को भी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही केदारेश्वर, विश्वेश्वर और ओंकारेश्वर खंड परिक्रमा मार्ग और मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम पीएम के हाथों शुरू होगा। प्रदेश में पिछले 3 दिनों की बारिश व ओलावृष्टि से करीब 19,000 किसानों की 10,000 हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई हैं। इनका नुकसान 33% से ज्यादा आंका गया है। ऐसे में मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए 13 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। पर ऐसे किसानों में मायूसी है जिनकी फसल 33% से कम बर्बाद हुई है। वे मुआवजे के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं। राहत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के हमीरपुर, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली व उन्नाव में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की बात सामने आई है। उन्नाव में 21 मार्च को ओलावृष्टि हुई है, जिसका सर्वे चल रहा है। बाकी जिलों के सर्वे में किसानों की फसलों की 33% से ज्यादा नुकसान की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में सबसे अधिक 10,000 से ज्यादा किसानों की करीब 4,500 हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। यहाँ पर भी नुकसान पर राहत नहीं। मिर्जापुर, सोनभद्र व महोबा में भी ओलावृष्टि से नुकसान की बात सामने आई है, लेकिन इन जिलों में नुकसान 33% से कम आंका गया है। ऐसे में यहाँ के किसान सरकार के फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं कि यदि 32% नुकसान हुआ है तो उनका क्या गुनाह। सरकार को नुकसान के अनुपात में मुआवजा तय करना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट बुधवार सुबह तक की है। प्रदेश में सर्वे जारी है, आगे भी फसल बर्बादी पर मुआवजा मिलता रहेगा। प्रदेश में होली के बाद कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई। लखनऊ में 8 मरीज मिले हैं। वर्ष 2023 में इतनी अधिक संख्या में पहली बार मरीज मिले हैं। अभी तक हर दिन 3 मरीज मिलते जा रहे हैं। प्रदेश में होली से पहले करीब 50 मरीज थे। इसमें 13 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे, लेकिन इसके बाद मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। बुधवार को प्रदेश में 14 मरीज मिले हैं। इसमें अकेले 8 लखनऊ के हैं। हालांकि ये मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाज के सिलसिले में पहुंचे थे। लक्षण के आधार पर जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में सभी मुख्य चिकित्साधारियों को निर्देश दिया गया है कि बुखार के मरीजों के लक्षण के आधार पर स्क्रीनिंग कराई जाए। जरूरत के मुताबिक जांच का दायरा भी बढ़ाया जाए। राजधानी लखनऊ में बुधवार को मिले कोरोना के 8 नए मरीजों में सबसे ज्यादा 3 केस टुडियागंज से मिले हैं। इन मरीजों ने सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश की शिकायत के बाद नगरीय CHC में जाँच कराई थी। अलीगंज में 2, कैसरबाग स्थित रेड क्रॉस नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य में 1 और चिन्हट CHC में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रात की बात यह है कि किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 मरीजों ने वायरस को मात भी दे दी। इसके साथ सक्रिय केसों की संख्या 18 रह गई है। CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि सिविल बलरामपुर, लोकबंधु समेत दूसरे अस्पतालों में कोरोना जाँच कराई जा रही है। मोहब्बत की नगरी कही जाने वाली आगरा में बुधवार की शाम 2 प्रेमियों का दर्दनाक अंत हो गया। 4 वर्ष पहले विवाह बंधन में बंधे पति पत्नी ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी 2.5 वर्ष की मासूम बच्ची वहीं पास में ही बैठी चीख रही थी।
माता पिता के अलावा और था भी कौन जो उसे चुप कराता, लेकिन वह भी तो अब इस दुनिया में नहीं थे। मासूम लगातार रोए जा रही थी, वह चुप ही नहीं हो रही थी। बच्ची के रोने पर माँ उसे चुप करा लेती थी। आज कोई हलचल नहीं थी। यह बात पड़ोसियों को कुछ खटकी। उन्होंने घर जाकर दरवाजे से झांका तो उनके होश उड़ गए। ईश्वरी और बबली दोनों फंदे से लटक रहे थे। घटना मालपुरा थाना क्षेत्र के धनौली गांव की है। मूल रूप से कागारौल थाना क्षेत्र के इकराम नगर निवासी ईश्वरी उम्र 32 वर्ष, अपनी पत्नी बबली उम्र 30 वर्ष और 2.5 वर्ष की बेटी लावण्या के साथ यहाँ रहता था। यहाँ वह पास के ही एक ईंट भट्टा में मजदूरी करता था। एक हफ्ते पहले पति से रूठकर बबली अपने मायके चली गई थी। वह मंगलवार को ही लौटी थी। बुधवार की सुबह ईश्वरी काम पर गया था। दोपहर बाद करीब 3 बजे वह काम से लौटा। इसके बाद कुछ देर बाद घर में 2.5 वर्ष की मासूम लावण्या के तेज आवाज़ में रोने की आवाज़ आई। मासूम बच्ची भले ही जीने मरने के अंतर को ना समझ सकती हो, लेकिन उसने रोने की आवाज़ सामान्य से अलग थी। पड़ोसी बच्ची को उठाकर बाहर ले आए और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर ईश्वरी के पिता सुखीराम सहित घर व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके जानकारी ली। बेटे और बहू ने आत्महत्या क्यों की, इस पर पिता कुछ नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर न जाने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरोगा बनकर नौकायान पर दुकानदारों से वसूली करने के आरोपी BCA के छात्र अपूर्व राय को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से फर्जी आई कार्ड और वर्दी भी बरामद की गई। आरोपी ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने पर 3,000 रुपए में उसने वर्दी खरीदी थी। बड़ी बात यह है कि उसने घर वालों से भी यही बताया था कि उसका चयन दरोगा में हो गया है और मुरादाबाद में ट्रेनिंग चल रही है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। आरोपी अपूर्व राय कुशीनगर जनपद के तराय सुजान का निवासी है। उसकी उम्र अभी 22 वर्ष है। वर्तमान में वो ITM गीड़ा में BSc का छात्र है। उसके पिता अजय शंकर राय किसान हैं। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अपूर्व राय यहाँ रामगढ़ ताल इलाके के बगहा बाबा स्थान के पास किराए का कमरा लेकर 3 साल में रहता था। SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अपूर्व राय यहाँ रामगढ़ ताल इलाके के बिगहा बाबा स्थान के पास किराए का कमरा लेकर 3 साल से रह रहा है। पुलिस की वर्दी खरीद कर उसने वसूली शुरू कर दी। वो अक्सर नौकायान पर पहुंच जाता है और यहाँ दुकानें लगाने वालों पर पुलिस का रौब झाड़कर उनसे वसूली करता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।